एपिसोड 75। अभिमन्यु ने दीनदयाल से चकिया में हो रहे हत्याकांड की सारी जानकारी नकुल को देने के लिए कह दिया था, सिवाय मुजफ्फरपुर से मिले बही खातों और राजकुमारी साड़ियों के अलावा। इंस्पेक्टर नकुल को स्कूल में देख प्रीति हैरान रह गई थी। नकुल को प्रीति और अभिमन्यु के बीच का रिश्ता समझ आ गया था और उसने दोनों के बीच अपनी जगह बनाने का फैसला कर लिया था। उधर देर रात अभिमन्यु और दीनदयाल ने बरगद के पेड़ के पास जाने का प्लान बना लिया था ताकि वो रानी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सके। अभिमन्यु जानना चाहता था कि आखिर रानी का बरगद के पेड़ से क्या लेना देना था, वो वहीं क्यों आती थी, किस तरह की तंत्र और मंत्र साधना करती थी, या रानी और लाल साड़ी, दुपट्टा या चूड़ियों का क्या राज था। दीनदयाल हमेशा से ही उस बरगद के पेड़ से डरता था, पर आज वो हर हाल में अभिमन्यु का साथ दे रहा था। पर अभिमन्यु और दीनदयाल अपनी खोजबीन आगे बढ़ाते उससे पहले दीनदयाल का फोन बजा। फोन अननोन नंबर से था। दीनदयाल ने फोन उठाया तो सामने से नकुल की आवाज आई। इंस्पेक्टर नकुल ने सख्त अंदाज में दीनदयाल को फौरन मर्डर केस से संबंधित सारे फाइल्स और रिपोर्ट्स लेकर पुलिस चौकी पहुंचने के लिए कहा और फोन रख दिया। नकुल के फोन ने दीनदयाल को काफी परेशान कर दिया था। अभिमन्यु ने जब दीनदयाल के चेहरे पर परेशानी देखी तो उसने पूछा, क्या हुआ, किसका फोन था? दीनदयाल ने उसे सारी बात बताई कि कैसे नकुल उसे जल्द से जल्द चौकी आने के लिए कह रहा था। अभिमन्यु ने दीनदयाल को समझाया कि उसे नकुल की नजरों में एक अच्छा पुलिस वाला बने रहने की जरूरत है, जिससे नकुल को दीनदयाल पे कोई शक ना हो। अभिमन्यु ने दीनदयाल को वहां से तुरंत जाने के लिए कहा और केस की फाइल्स के साथ पुलिस चौकी जाने की सलाह दी। दीनदयाल ने बताया कि उसने सारे पेपर्स, फाइल्स और रिपोर्ट गाड़ी में पहले ही रख लिए थे। ना चाहते हुए भी दीनदयाल वहां से निकल गया। आयुषी खड़ी दोपहर चोरी छुपे सरला देवी से मिलने आई। सरला देवी को भी नींद नहीं आ रही थी। दोनों इसी मंथन में लगे थे कि आखिर प्रीति और अभिमन्यु का रिश्ता कैसे सुधारे। वो दोनों कितनी जिद्दी स्वभाव के हैं, ये सरला देवी और आयुषी दोनों जानते थे। सरला देवी ने कहा, अब तो मुझे सब कुछ नामुमकिन सा लगने लगा है। अभिमन्यु अगले 2 दिन में मेरे साथ यहाँ से चला जाएगा, फिर। सरला देवी मायूस होकर चुप हो गई। सामने बैठी आयुषी भी खुद को असहाय महसूस कर रही थी। उसे भी इस समस्या को सुलझाने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। वो दोनों इस बात पर सोच विचार करते हैं कि अभिमन्यु और प्रीति दोनों में से कोई भी पहले पहल नहीं करेगा। आयुषी ने झल्लाते हुए कहा, जीजी भी ना पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। सही करने का तो दूर, उनसे अभिमन्यु के बारे में बात करना मुश्किल हो जाता है। आयुषी ने बताया कि वो इंस्पेक्टर नकुल भी प्रीति से मिलने उसके स्कूल गया था, जहां वो उसकी जीजी से फ्लर्ट भी कर रहा था। और ये सारी बात प्रीति ने आयुषी को रात को खाने के वक्त बताई थी। सरला देवी ये सुनकर हैरान थी। वो जानती थी कि प्रीति ऐसी वैसी लड़कियों में से नहीं थी, पर उसे कुछ भी करके जल्द से जल्द अभिमन्यु और प्रीति के बीच के मसले को खत्म करना ही था। सो सरला देवी ने आयुषी से कहा, कुछ भी करके मेरी मुलाकात एक बार प्रीति से करवा दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। इस बात से आयुषी के माथे पर थोड़ी सिकन तो आ गई थी, पर फिर भी
उसने सरला देवी को भरोसा दिलाया कि वो उसकी मुलाकात प्रीति से करवाने की कोशिश करेगी। पुलिस चौकी में नकुल की टेबल पे फाइलों का तांता लगा पड़ा था। उसके कैबिन में कई कांस्टेबल एक एक फाइल्स को छांट और बना रहे थे। तभी दीनदयाल वहां केस फाइल्स लेकर पहुंचा। दीनदयाल को देखते ही नकुल उस पे बरस पड़ा। उसने दीनदयाल को बहुत खरी खोटी सुनाई। जब तब भी उसका मन नहीं भरा तो उसने दीनदयाल को जज्बाती तौर पे भी चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। चौकी के सारे कांस्टेबल्स के सामने नकुल ने दीनदयाल को अभिमन्यु का चेला बुलाना शुरू कर दिया। दीनदयाल को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो कुछ बोलता उससे पहले उसे अभिमन्यु की वो बात याद आ गई कि तुम्हें नकुल की नजरों में अच्छे बने रहना। दीनदयाल एकदम शांत, चुपचाप, सबकी नजरों में गिरता, अपनी इज्जत नीलाम होती देख सिर झुकाए खड़ा था। दीनदयाल अपनी गलती मानते हुए नकुल से सॉरी बोला और कहा कि आगे से वो कभी लेट नहीं होगा। नकुल ने दीनदयाल के हाथों से फाइल्स छीन ली। दीनदयाल मुंह लटकाए कैबिन से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर नकुल कैबिन से बाहर आया और उसने दीनदयाल को खड़ा देखा। इंस्पेक्टर नकुल को दीनदयाल बड़ा बेचारा सा लग रहा था। उसे देखकर नकुल को दया भी आ रही थी। इंस्पेक्टर नकुल ने कुछ सोचा और दीनदयाल को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, देखिए दीनदयाल जी, मैं नहीं जानता आप किस तरह के इंसान हैं, पर अगर आपके शरीर में ये वर्दी है तो मेरे लिए आप एक जांबाज सिपाही ही हैं। मैं आपके टैलेंट को इधर उधर बर्बाद होते नहीं देख सकता, पर मैंने आप पे कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखा दी, उसके लिए मुझे माफ करिएगा। नकुल की बातों ने दीनदयाल के दिल को तसल्ली पहुंचा दी थी। उसने मुस्कुराते हुए नकुल से कहा, सॉरी की कोई बात नहीं है सर जी, मैं गलत हूँ और आप चिल्लाए तो कोई बात नहीं। नकुल ने दीनदयाल के कंधे पे हाथ रखा और उसे अपने साथ टहलाते हुए चौकी के बाहर ले जाने लगा। मौका पाते ही नकुल ने फुसलाकर दीनदयाल से अभिमन्यु और प्रीति के रिश्ते के बारे में पूछा। दीनदयाल भौचक्का हो मुंह खोले उसे घूर रहा था। दीनदयाल ने बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए नकुल की बात को टाल दिया था। हालांकि नकुल समझ गया था कि दीनदयाल अभिमन्यु का खास वफादार था, जिसे तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी भी था और मुश्किल भी। आखिर अभिमन्यु और प्रीति के रिश्ते को खाक में जो मिलाना था नकुल को। रात के घने अंधेरे में काले शॉल में ढकी रानी सरपंच के घर से बाहर आई और चुपचाप आगे बढ़ने लगी। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि कोई उसका पीछा भी कर रहा था। रानी सबसे छुपते छुपाते बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में कुछ लोगों को देख रानी ने अपना रास्ता बदल दिया। कोई तब भी उसका पीछा किए जा रहा था। काली शॉल के पीछे आज भी उसने लाल साड़ी, चूड़ी और चुन्नी ले रखी थी। सभी की नजरों से बचते बचते वो उसी खतरनाक बरगद के पेड़ तक पहुंच गई। उस सुनसान बड़े बियावन में किसी कीड़े की करकराहट तक नहीं आ रही थी। रानी बरगद के पेड़ के पास पहुंची ही थी कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा। डर के मारे रानी पूरी तरह चिल्लाई, जिसकी आवाज आसपास के पूरे इलाके में गूंज उठी। आखिर क्या हुआ था रानी के साथ? कौन कर रहा था रानी का पीछा? क्या होगी अभिमन्यु की अगली चाल? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी चकिया की डायन का अगला एपिसोड।